हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने नया यूनिट स्टार्ट किया था, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि भाई अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो आपको इतनी इतनी बातें जो है वो ध्यान में रखनी होती है। आपकी चेक लिस्ट है, उसमें से हमने दो चीज़ें कवर कर ली थी। कौन सी? एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है वो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमने समझ लिया था। साथ साथ में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करना है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। आज जो है वो अपने समझेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन नहीं होता, लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट होता है। बट ये चीज़ क्या है थोड़ा समझना। अगर आपको सिंपल मैं इसका लॉजिक दे दूं कि भाई हमें क्यों रिवैल्यूएशन करना जरूरी है, समझना कि भाई पार्टनरशिप फॉर्म थी, मतलब अभी भी है, उसमें दो पार्टनर्स थे, ए एंड बी, बरोबर। अब इन्होंने जो है वो 10 साल पहले पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की थी, और जब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की थी तब जो है वो उन्होंने एक लैंड खरीदी थी, प्रॉपर्टी खरीदी थी। और जब उन्होंने 10 साल पहले ये लैंड खरीदी थी वो तब उन्होंने खरीदी थी कितने में? 1 लाख रुपए में खरीदी थी, ठीक है। अब 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, वो लोग जो है वो सी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो सी जो है वो इनका पार्टनर बन रहा है, और समझो ना, सी जैसे ही ज्वाइन हुआ उसके 1 साल बाद इन्होंने ये जो ज़मीन उन्होंने खरीदी थी वो उन्होंने सेल कर दी। और वो सेल कितने में की? तो सेल उन्होंने की, 1 लाख की ज़मीन थी तब, उनका कॉस्ट 1 लाख था, उसको उन्होंने जो है वो 10 लाख में सेल की। अच्छा, 1 लाख की असेट 10 लाख में अगर बेची तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हो गया कितना? 9 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 9 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो, क्योंकि अब जो है वो 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, तो फॉर्म का जो भी प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, वो बटेगा किस में? तीनों ही पार्टनर्स में। तो सी के तो मजे ही मजे हो गए ना। सी अभी जस्ट ज्वाइन हुआ था, 1 ही साल हुआ था, और उसको 9 लाख के प्रॉफिट में, जो जमीन इन्होंने 10 साल होल्ड की, वो जमीन पे सी को सीधा सीधा आके जो है वो 9 लाख के प्रॉफिट पे हिस्सा मिल जाएगा। बड़ी गलत बात है ना। तो ए एंड बी जो है वो क्या सोच रहे हैं कि भाई ये तो गलत चीज़ हो जाएगी, अगर हम कल को जाके ज़मीन को बेच दें, उससे 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसमें तो सी भी हिस्सा मांगने आ जाएगा, क्योंकि अभी तो वो भी पार्टनर बन जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है? सिंपल। जब भी फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो, या आप नया पार्टनर एडमिट कर रहे हो, या कोई पुराना पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, या किसी की डेथ हो जाती है, तो ये सारे ही केस में फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। प्रॉफिट शेयरिंग, अच्छा कब बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन? जब भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना, तब आपका फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो जब भी आपका फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा तो उस टाइम असेट्स एंड लायबिलिटीज को हम रीवैल्यू करते हैं, लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, और उसको उस दिन की वैल्यू पे लेके आएंगे। तो इस केस में ए और बी क्या करेंगे पता है? ए और बी सिंपल क्या करेंगे भाई, जब वो सी को ज्वाइन करवा रहे हैं, भाई इन्होंने खरीदी थी, असेट कितने में खरीदी थी? 1 लाख में खरीदी थी। बट जब वो सी को ज्वाइन करवा रहे हैं तब यही असेट को ये लोग क्या करेंगे? रीवैल्यू कर देंगे, और रीवैल्यू करके लेके आएंगे कितने पे? 10 लाख पे, क्योंकि उस दिन उसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए थी, लेट से। तो सी ज्वाइन नहीं हुआ है अभी तक, उसके पहले ही असेट को उन्होंने रीवैल्यू कर दिया, और रीवैल्यूएशन करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? सिंपल समझना कि भाई असेट की वैल्यू बढ़ानी है, तो लैंड अकाउंट को जो है वो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे? 9 लाख से डेबिट करेंगे, क्योंकि 1 लाख से तो असेट बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी दिख रहा है, जमीन ऑलरेडी 1 लाख से तो दिख ही रहा है, बट उनको बढ़ा के 10 लाख कर देना है। तो जमीन की वैल्यू कितने से बढ़ानी है? 9 लाख से बढ़ानी। असेट बढ़ता है तो असेट को डेबिट करते हैं। सामने क्रेडिट जो है वो किसको करोगे पता है? सामने क्रेडिट करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, 9 लाख को, और यही आपका जो है वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाएगा। और यही प्रॉफिट जो है वो आपके ओल्ड पार्टनर्स में
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे हुआ क्या, जमीन जो है वो 10 लाख पे आ गई, फिर 1 साल बाद जब वो जमीन को बेचेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट में तो 10 लाख की एसेट दिख रही थी, 10 लाख की एसेट 10 लाख में बेचा, कुछ भी नुकसान कुछ भी फायदा नुकसान हुआ क्या, नहीं हुआ। तो सी को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, और मिलना भी नहीं चाहिए। क्यों मिलना चाहिए कि भाई सी तो अभी अभी ज्वाइन हुआ है, ये तो इन्वेस्टमेंट जमीन में इन दोनों ने करके बैठे हैं। तो इस तरह से जो है वो, इसलिए हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करना पड़ता है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना पड़ता है। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज क्यों, क्योंकि सीधी बात है, अगर आप फायदे में उसको हिस्सा नहीं दे रहे हो तो अगर कुछ नुकसान भी है तो वो भी आपके हिस्से ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदा फायदा ही जो आप आपके हिस्से लेके आओ, नुकसान भी आपके ही हिस्से आना चाहिए। सी के हिस्से क्या आना चाहिए, जब से वो ज्वाइन हुआ उसके बाद जो प्रॉफिट लॉस होगा वो उसके हिस्से आना चाहिए, उसके पहले जो हो चुका उसको आप अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सिंपल, क्लियर हो गया कि भी हमें रिवैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है, इस रीज़न से हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। अब ये जो रफ वर्क मैंने किया है इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये नोट्स में अच्छा नहीं लगेगा। लॉजिक तो आपको समझ में आ चुका है ऑलरेडी। अब तो रिवैल्यूएशन के केस में अकाउंटिंग हमें किस तरह से करनी है तो समझना, उसके लिए आ जाते हैं नोट्स पे। Revaluation of assets and reassessment of liabilities. So when a new partner is admitted into partnership, assets are revalued and liabilities are reassessed. A revaluation account और profit और loss adjustment account, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम इसका P&L adjustment account भी आप इसको बोलते हो, इज ओपन फॉर द पर्पस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा वर्ड दिख जाए आपको कि प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, तो डर मत जाना, कोई अलग चीज़ नहीं, वो आपको सिंपली क्या बोल रहे हैं, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन क्या होगी, तो एकदम ही सिंपल एंट्रीज है। देखो, अगर आपका फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर आपका नुकसान हो रहा है तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। सिंपल है, इतना ही। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट अगर आप कर रहे हो, असेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो, असेट बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो असेट को डेबिट कर दो। क्रेडिट क्या करोगे, भाई असेट बढ़ गया तो फायदा हुआ ना, तो फायदे के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये इंक्रीज्ड अमाउंट से ही डेबिट होगा सिर्फ। ठीक है, अगर असेट की वैल्यू कम होती है, असेट कम होती है तो असेट को क्रेडिट करते हैं, तो असेट को क्रेडिट कर दो डिक्रीज्ड अमाउंट से। और डेबिट क्या करोगे, सीधी बात है, नुकसान हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। फॉर अनरिकॉर्डेड असेट, ये चीज समझना ध्यान से, अनरिकॉर्डेड असेट मतलब क्या, तो ये आपने कुछ साल पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा था, अब वो शेयर फिजिकल फॉर्म में थे, शेयर सर्टिफिकेट साइड में पड़े थे, जब आप रिवैल्यूएशन करने बैठे तो मतलब ये जब एडमिशन हुआ तब आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट सब वापस एक बार चेक करने बैठे, तब जाके आपको ये पता चला कि भाई ये एक मेरे इन्वेस्टमेंट तो जो है वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने ही रह गए, अब मिल गए मेरे को। तो अनरिकॉर्डेड असेट ऐसा समझ लो कि जितना टोटल अमाउंट है ना असेट का, वो पूरा पूरा ही फायदा माना जाएगा। लेट से मेरे 10,000 के इन्वेस्टमेंट जो है, 10,000 के इन्वेस्टमेंट जो है वो अनरिकॉर्डेड थे, तो ये ऐसा ही माना जाएगा कि वो पता है वो आप कपड़े के जेब में जो है वो ऐसा 10 रुपए की नोट निकलती है, ये ऐसा केस है कि कपड़े धोने में चले गए थे, फिर बहुत दिनों बाद आप वापस पॉकेट में हाथ डाल रहे हो और पॉकेट में हाथ डाल के 10 रुपए की नोट मिल रही है, तो ये जो 10 रुपए की नोट मिली है ये आपके लिए तो ऐसा मतलब कितना अमीर जैसा फीलिंग आता है। ये वही चीज़ है, अनरिकॉर्डेड असेट वही चीज़ है कि आप असेट रिकॉर्ड करना भूल गए थे बट आपको मिल गई, ओ ये भी हमारी असेट है, क्या बात है, वाह वाह, लाओ लाओ, तो ये आपका पूरा ही फायदा माना जाएगा। तो टोटल अमाउंट से लेट से 10,000 की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना भूल गए थे। अब देखो इसमें ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 थी बट आप उसको बेच रहे हो कितने में, लेट से 12,000 में बेच भी रहे हो, तो एज गुड एज ऐसा माना जाएगा कि भाई आपका टोटल 12,000 का फायदा हुआ, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में तो कुछ नहीं दिख रहा था, बुक्स ऑफ अकाउंट में 0 है, 0 के सामने 12,000 मिल गए, पूरा पूरा 12,000 फायदा माना जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर आपका अनरिकॉर्डेड असेट है तो उस केस में असेट अकाउंट आप जो है वो डेबिट करोगे फुल अमाउंट से। इधर क्या था, इधर सिर्फ इंक्रीज्ड अमाउंट से, क्योंकि वो रिकॉर्डेड असेट था और उसमें बढ़ोतरी हो रही है,
लेकिन इधर तो कितने से करना है आपको, फुल अमाउंट से जो है वो असेट को डेबिट करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि वो पूरा पूरा फायदा माना जाएगा। ठीक है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही है तो सीधी बात है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी क्रेडिट कर दिया, कितने से, इंक्रीज अमाउंट से। लेकिन अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो आपके लिए फ़ायदा नहीं, वो आपके लिए नुकसान है। अगर नुकसान बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। सिंपल। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो उस केस में लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो लाइबिलिटी अकाउंट आपका डेबिट हो गया। ठीक है, डिक्रीज्ड अमाउंट से। और अगर लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम पे करनी पड़ रही है, तो ये तो आपके लिए फ़ायदा ही है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। उसके बाद फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। जैसे ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, ये ऐसा समझ लो कि भी आपके दोस्त ने आपको फ़ोन करके बोला कि नहीं में तेरे जो है वो याद है, तूने मेरे से बहुत साल 5 साल पहले मेरे से 5,000 रुपये लिए थे, वो भी तक देने बाकी है। तो आपको तो ऐसा कोई अमाउंट भी याद नहीं है, अचानक से लाइबिलिटी फट गई आपके नाम पे कि भैया वो मांग रहा है आपसे 5,000 रुपये। तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज मतलब क्या, कि आपकी एक्चुअल में लाइबिलिटी तो थी, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने कोई रीज़न से जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ऐसा ही समझ लो कि भाई लाइबिलिटी ज़ीरो थी, अब लाइबिलिटी बढ़ रही है। अब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, नुकसान मानते हैं। लाइबिलिटी बढ़ती है तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ के लिए क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटीज़ अकाउंट को आप जो है वो क्रेडिट करोगे। और कितने अमाउंट से, फुल अमाउंट से। यहाँ पे क्या था, इंक्रीज्ड अमाउंट था, यहाँ पे क्या है, फुल अमाउंट है, ध्यान रखना ये। ठीक है। अब ये सारे ही एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको जो है वो या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। प्रॉफिट कब मिलेगा, अगर रिवैल्यूएशन, अच्छा गेन होता है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं, लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। तो अगर आपने रिवैल्यूएशन को ज़्यादा क्रेडिट किया है तो उस केस में आपका प्रॉफिट होगा। तो उस केस में क्लोज करने के लिए अब उसको डेबिट करोगे और ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पीएसआर, ये खास ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ये, और कैसे बटेगा, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर तो नुकसान हुआ तो जैसे फायदा ओल्ड पार्टनर्स का तो नुकसान भी ओल्ड पार्टनर्स का, उसमें भी नया पार्टनर थोड़ी हिस्सा लेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे और ये ओल्ड पीएसआर में चला जाएगा। ठीक है। अब अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का आप फॉर्मेट देखो तो सिंपल है एकदम ही। असेट अगर बढ़ रही है, देखो इस साइड जितनी भी चीज़ आएगी ना तो सारा ही आपका फ़ायदा है। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो एक तो यहाँ पे आ सकता है असेट अगर बढ़ रही है, लायबिलिटी अगर कम हो रही है, या कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, तो ये तीन चीज़ यहाँ पे आ सकती है। अगर असेट कम हो रही है तो वो इधर डेबिट साइड, इस साइड जितनी भी चीज़ आ रही हो आपका नुकसान है। तो अगर असेट कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। फिर यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर मिलता है, जो भी साइड बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो आपका ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा। सिंपल, एकदम ही सिंपल। तो अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ लिया है, ये मेमोरेंडम वाले टॉपिक पे बाद में आते हैं, बट इसके पहले एक आध सम कर लेते ताकि थोड़ा जो है वो हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। तो तीन चीज़ें हमने समझी अभी तक। क्या तीन चीज़ें समझी, हमने समझा कि भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। दूसरा हमने समझा गुडविल का वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट क्या करना है। वैल्यूएशन के लिए तो पूरा यूनिट पढ़ के आए अपने पिछले वाला, ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हमने समझ लिया। अब तीसरी चीज़ हमने रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज भी समझ ली है। अब जो है वो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑन 1 जनवरी 2022। तो पहले सिर्फ दो ही पार्टनर थे, एक है कौन, राम, और एक है मोहन। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 था एज ऑन 1 जनवरी 2022। लायबिलिटीज में आपको ट्रेड पेबल्स दिख रहा है, राम का कैपिटल दिख रहा है, मोहन का कैपिटल दिख रहा है। ठीक है। इधर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, स्टेट रिसीवेबल, बैंक। ठीक है।
ऑन दिस डेट श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या क्या टर्म्स है एडमिशन के? ही इज टू पे ₹25,000 एज कैपिटल। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने की क्वेश्चन में कि जब तक बोला नहीं गया है ना कि गुडविल कैश में वो लेके आ रहा है, तब तक ऐसा ही मानने का कि भी गुडविल कैपिटल से एडजस्ट हो रहा है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि गुडविल का पैसा वो कैश में लेके आ रहा है, तो ही मानने का कि भी गुडविल का पैसा कैश में आ रहा है। अब वो ऐसा नहीं बोलेगा वो ही ब्रिंग्स कैश, ही ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। ये इस तरह से भी बोल सकता है, ही इज टू पे। अब ये पे करेगा मतलब क्या? 25,000 पे करेगा एज इज कैपिटल एंड ₹10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल और 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो इसको जो श्याम है, इसको शेयर इन प्रॉफिट कितना मिल रहा है? तो 1/5 प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2। न्यू पीएसआर दिया गया है, ओल्ड पीएसआर आपको दिया गया है, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो आपका सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग शेयर हो जाता है, उसका अगर रेशियो निकाला तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। ठीक है, असेट आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। तो बिल्डिंग जो है वो इधर दिख रही है कितने से? 18 से। तो इसको इंक्रीज करना है कितने तक? 25,000। तो कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा? 7,000 से। प्लांट एंड मशीनरी इधर कितना दिख रहा है आपको? 15,000 दिख रहा है, लेकिन उसको लेके जाना है कितने पे? 12,000 पे। तो इसको मुझे क्या करना है? कम करना है। इन्वेंट्रीज अगर आप देखोगे तो इधर 12,000 है और इधर कितना दिख रहा है? 12,000। तो इन्वेंट्रीज में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, ट्रेड रिसेबल बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट। तो जब भी डाउटफुल डेट की बात करें तब डेटर्स को सीधा कम नहीं कर देने का, तब हमें प्रोविजन क्रिएट करना होता है। वैसे अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री देखने जाए तो क्या एंट्री होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन रिवोल्यूशन के टाइम कोई भी गेन लॉस हो रहा है, मतलब एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम अगर कोई भी गेन लॉस हो रहा है तो वो आपका P&L अकाउंट में नहीं जाता, वो आपका जाता है रिवोल्यूशन अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन अपने क्रिएट करेंगे, प्रोविजन लायबिलिटी है, क्रिएट करेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन डेबिट P&L अकाउंट नहीं होगा इस बार डेबिट होगा क्या? रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज ए लायबिलिटी फॉर ₹1,500 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये एक पूरी लायबिलिटी रिकॉर्ड करना रह गया था आपका। तो सिंपल है, लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 1,500 के गुड्स की। तो एंट्री क्या बनेगी? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव, ऑल्सो गिव बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर श्याम्स एडमिशन। हमें एंट्रीज देनी है और पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट भी जो है वो हमें बना के देनी है। ठीक है, बना देते। अब जो आपको चेकलिस्ट दी है ना, वो चेकलिस्ट का जो सीक्वेंस है ना, उस हिसाब से जाने का। तो समझना यहाँ पे चेकलिस्ट क्या थी आपकी। एक तो आपको कैलकुलेट करना है क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है क्या? गुडविल के बारे में। और तीसरा रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे न्यू पीएसआर दिया गया है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इस पर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दो पार्टनर जो है वो पहले थे, दो पार्टनर का नाम क्या था? दो पार्टनर थे राम एंड मोहन। तो राम का जो है वो ओल्ड पीएसआर क्या था? 3/5। और मोहन का क्या था? 2/5 माइनस न्यू पीएसआर क्या है? तो न्यू इसको जो राम को मिल रहा है वो है 5/10 माइनस 5/10, और इनको जो मिल रहा है वो क्या है? 3/10। तो आपका एलसीएम हो गया कितना? 10।
6 - 5, ये हो गया क्या 1/10, ये इसका सेक्रीफाइस। इधर एलसीएम अगेन 10 और 5 2 10, 2 2 4 -3, ये हो गया इधर भी 1/10, तो ये भी इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर मिल गया। ये जो है वो क्या मिला है, ये शेयर मिला है। अच्छा, अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूँ तो रेशियो सिंपल है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो आपका है 1:1। मतलब अब जो भी गुडविल का पैसा आएगा वो गुडविल का पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बट जाएगा। कैसे बटेगा, तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे जो है वो जर्नल एंट्रीज पूछी है और बैलेंस शीट पूछा है, तो ठीक है कर देते हैं। सबसे पहली एंट्री होती है कि भाई ये जो नया पार्टनर आ रहा है श्याम, वो कैपिटल का पैसा लेके आएगा। अगर कैपिटल का पैसा लेके आता है तो एंट्री बनती है क्या, बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट कर दोगे। और ये कितना है, तो ये है आपका 25,000 वो कैपिटल का लेके आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होगी, कैपिटल तो लेके ही आएगा, साथ साथ में वो गुडविल भी लेके आएगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी। अच्छा, गुडविल वो कैश में लेके आ रहा है, तो फॉर्म को पैसा मिला तो बैंक अकाउंट को अपने क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये पार्टनर, ये जो पैसा आया फॉर्म के पास, उसके हकदार कौन है, उसके हकदार जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, राम एंड मोहन। और ये टोटल गुडविल का कितना पैसा लेके आ रहा है, 10,000 लेके आ रहा है। तो ये जो 10,000 है वो राम एंड मोहन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो 1:1 के रेशियो में। यहाँ पे 2 राम्स कैपिटल अकाउंट 10,000 टू 1/2 5,000 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 1/2, ये भी हो जाएगा कितना, 5,000। सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड एंट्री किस चीज़ की होगी, देखो स्टेप बाय स्टेप जाने का मैंने बोला था। न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दे दिया, कैपिटल का तो पैसा आ गया, उसकी तो बात कर ही दी हमने। अब इसके बाद स्टेप आता है आपका क्या, रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में हमें क्या करना है, कुछ असेट्स की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है, कुछ असेट की डिक्रीज करनी है। देखो इंक्रीज वाला सिर्फ एक ही है, ये जो बिल्डिंग है ना उसी का ही हमें इंक्रीज करना है। तो सारे इंक्रीज वाले एक साथ कर देने के, सारे डिक्रीज वाले एक साथ कर देने के, फिर नेट देख लेने का। तो सबसे पहले इंक्रीज कर देते हैं। तो बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है 18,000, लेके जानी है कितने पे, 25,000 पे। तो कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 7,000 से। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट 25,000 माइनस 18,000, ये डेबिट करोगे आप। और असेट बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए फ़ायदा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और ये कितने से होगा, तो 7,000 से। ठीक है, उसके बाद कुछ असेट की वैल्यू कम भी तो हो रही है। तो किसकी किसकी वैल्यू कम हो रही है, तो प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है, इन्वेंट्रीज तो एज इट इज़ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें क्रिएट करना है, और एक लायबिलिटी बढ़ रही है। ये सारे ही नुकसान है हमारे। तो नुकसान के केस में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हो, डेबिट करते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका जो है वो डेबिट हो जाएगा सबसे पहले।
प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो प्लांट एंड मशीनरी को क्रिएट करो। ये कितने से कम हो रही है? 15,000 थी, लेके जाना है कितने पे? 12,000 पे। 3,000 से कम हो रही है तो यहाँ पे 3,000 क्रेडिट कर दो। फिर 2, इन्वेंट्रीज में कोई चेंज नहीं। ट्रेड रिसेबल के केस में हमें प्रोविजन क्रिएट करना है और प्रोविजन की वजह से ट्रेड रिसेबल जो है वो अब कितना हो जाएगा? 9500 का। तो हमें प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? 10,000 ओरिजिनल वैल्यू थी, प्रोविजन की वजह से ट्रेड रिसेबल की वैल्यू कम हो रही है। कितने से कम हो रही है? 500 से। एंट्री क्या बनेगी? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 500। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, और ये हो जाएगा 500 से। और उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1500 की आपको मिल रही है और गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, मतलब आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे यहाँ पे। 2 क्रेडिटर्स बोल लो या ट्रेड पेबल्स बोल लो, भाई इधर ऊपर ट्रेड पेबल्स लिखा था इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड पेबल्स लिख रहा हूँ। आप क्रेडिटर्स लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 ट्रेड पेबल्स अकाउंट, ये कितने से? 1500 से। अब इन तीनों का अगर हम टोटल कर लें तो 3,000 प्लस 2,000, ये 5,000 से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? देखो, हमने रिवोल्यूशन तो सारा कर दिया। अब एक जगह पे रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ है, कितने से क्रेडिट हुआ है? 7,000 से। एक जगह पे रिवोल्यूशन डेबिट हुआ है, कितने से? 5,000 से। ये क्रेडिट 7,000 से हुआ, मतलब फायदा 7,000 का हुआ, नुकसान 5,000 का हुआ, तो नेट ऑन नेट क्या हुआ? नेट ऑन नेट फायदा हुआ। तो अब रिवोल्यूशन अकाउंट मुझे क्लोज करना है। ये क्रेडिट हो चुका है 7,000 से, डेबिट सिर्फ 5,000 से हुआ है, तो और कितना डेबिट करना पड़ेगा? 2,000 से और डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके रिवोल्यूशन अकाउंट क्लोज होगा। अब रिवोल्यूशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा और ये जो प्रॉफिट आपका हुआ वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा किस में? पार्टनर्स के कैपिटल में। कैसे? ओल्ड रेशियो में। किसमें? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ एंट्री क्या होगी? आप रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स में सिर्फ दो ही थे, राम एंड मोहन। राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। और ये कितना फ़ायदा हुआ है आपको? तो 2,000। ये डेबिट जो होगा वो 2,000 से डेबिट होगा, 2,000 इंटू 3/5। ये 2,000 इंटू 2/5। तो 3:2 ही था ना रेशियो? हाँ, 2,000 इंटू 3/5, इसके इससे आ जाएगा कितना? 1,200। और इसके इससे आ जाएगा कितना? 800। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से जो है वो आपका रिवोल्यूशन का गेन लॉस भी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब और कोई एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है। अब इसके बाद हमें जो है वो क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो क्लोज हो गया, अब हमें ये जितनी भी हमने एंट्रीज की ना उसको बैलेंस शीट में अपडेट करना है। तो समझना, इधर बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन एज एट, कब एडमिट कर रहे हैं अपने इसको? 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022।
अब जो जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में चेंज आया है उसका चेंज का इफेक्ट जो है वो अपने बैलेंस शीट में देते जाएंगे। सबसे पहले अगर कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे लिख दें, सबसे पहला कैपिटल अकाउंट आएगा राम। अभी राम का कैपिटल अकाउंट जो है वो इधर कितना था, 20,000 था। अभी इन एंट्रीज में देख लो राम कहाँ पे आया है, तो एक तो यहाँ पे 5,000 आया, 20,000 प्लस यहाँ पे एक 5,000 आया प्लस 5,000। अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्लस करोगे, डेबिट हो रहा है तो माइनस करोगे। और कहाँ पे आया राम, तो और यहाँ पे 1,200 प्लस 1,200, तो यहाँ पे राम का कैपिटल हो जाएगा 26,200, 26,200। फिर मोहन की बात करें अगर हम, तो 25,000 जो है वो मोहन का कैपिटल था। अब 25,000 प्लस इधर कितना मिला उसको, इधर एक तो 5,000 मोहन को क्रेडिट किया हमने, और कहाँ पे क्रेडिट किया, और यहाँ पे 800 क्रेडिट किया। 25,000 प्लस 5,000 प्लस 800, ये हो गया आपका 30,800। और तीसरा पार्टनर कौन आया, श्याम आया। तो श्याम, अच्छा श्याम को हमने कहाँ कहाँ क्रेडिट किया, तो एक तो यहाँ पे 25,000 से क्रेडिट किया पहली एंट्री में ये। फिर और कहीं पे श्याम आ रहा है क्या, और कहीं पे भी श्याम जो है वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सीधा सिर्फ 25,000 से जो है वो आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, इन तीनों का टोटल अगर हम कर दें तो बाहर आ जाएगा आपका 82,000। और क्या क्या लाइबिलिटीज थी हमारी, तो एक ट्रेड पेबल्स था। अब ट्रेड पेबल्स हमने इंक्रीज किया था अगर आपको याद हो तो, ये था 15,000 का, हमने इंक्रीज कितने से किया था, तो यहाँ पे आपको 1,500 का ट्रेड पेबल्स का इंक्रीज दिख रहा होगा। ये हमने यहाँ पे इंक्रीज किया था तो प्लस 1,500, तो ये इधर बाहर आ जाएगा 16,500। अब असेट्स की अगर बात करें तो असेट्स में बिल्डिंग जो है वो हमने रिवैल्यू करके लेके गए थे कितने पे, 25,000 पे। तो यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो कितने पे लिखेंगे, बिल्डिंग लिख देंगे 25,000 से। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 15,000 था, उसको लेके गए कितने पे, 12,000 पे। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 12,000। उसके बाद इन्वेंट्रीज में कोई भी चेंज नहीं था, इधर भी 12,000 इधर भी 12,000। इन्वेंट्रीज इधर भी 12,000। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में आपको कुछ प्रोविजन चार्ज करना था, कितना, 500 रुपये का। तो ट्रेड रिसीवेबल को मैं इनर कॉलम में अगर लिखूँ, ट्रेड रिसीवेबल आपका था कितना, 10,000 का। इसमें से माइनस करेंगे क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 500। तो इधर कितना आ जाएगा, 9,500। ठीक है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया। आप बैंक में चेंजेस देख लेते हैं। बैंक आपका कहाँ कहाँ आया था, इधर दो जगह पे बैंक आ रहा है पहली दो एंट्री में। तो टोटल बैंक से पैसा कितना आया है, 25 प्लस 10 35,000। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस लिख देंगे, 5,000 था प्लस 25 कैपिटल का लेके आया सी, प्लस गुडविल का पैसा लेके आया कितना, 10,000। तो टोटल जो है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 प्लस 10 प्लस 5, ये तो 40। और बैलेंस शीट का टोटल अगर चेक करें हम, चालीस प्लस 9,500 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 25,000, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 98,500। और इस साइड अगर क्रॉस वेरीफाई कर ले तो आपका टैली हो रहा है। ठीक है, सिंपल। तो ये वाला सम आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं
पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें कोई नया टॉपिक। अब एक नया टॉपिक समझना है हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। ये क्या है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन? तो समझना, समटाइम्स ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर may agree to keep the assets and liabilities at the old values. Even when they agree to revalue them, to record this, a memorandum revaluation account is opened. मतलब क्या समझना, कभी कभी जो है ना, ओल्ड पार्टनर्स को एंड इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स को, वो लोग ऐसा चाहते हैं कि भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिख रही है उसको हम वही वैल्यू पे दिखाए और उसको हम रिवैल्यू ना करें। तो क्या इसका मतलब ये सर कि हम जो है वो जो भी रिवैल्यूएशन गेन लॉस जो होने वाला था वो अब सी को भी उतना ही मिल जाएगा? नहीं बेटा, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि आपको असेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में चेंज नहीं करनी है, लेकिन उससे जो गेन लॉस है वो तो जो ओल्ड पार्टनर है उसको चाहिए ही चाहिए, और वो किससे लिया जाएगा? सी से लिया जाएगा। अब इसको है ना करने के तीन तरीके हैं। एक सबसे पहला सिंपल तरीका, एक उससे थोड़ा सा मतलब अलग तरीका, और फिर एंड में आता है ये मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। अब ये क्यों है मुझे सच में पता नहीं, पड़ी है फालतू में इतना लंबा प्रोसीजर है। एकदम ही सिंपल तरीका है। पहले मैं आपको दो सिंपल तरीके समझाऊंगा, फिर मैं आपको मेमोरेंडम रिवोल्यूशन से समझाऊंगा। तीनों से वही चीज होने वाली है। फुल फोकस से ध्यान से समझते जाना, ठीक है? मैं अगर इसी एग्जाम्पल को ले लो, यहाँ पे हमारी 3 एंट्रीज हुई थी रिवोल्यूशन की। इसी एग्जाम्पल को नीचे ले रहा हूँ। ये वाला सम याद है ना, क्या था इसमें? बिल्डिंग की वैल्यू 7,000 से इंक्रीज हो रही है और ये 3 लाइबिलिटीज आपकी, मतलब 3 ये नुकसान हो रहा है, और एंड में जो है वो आपका रिवोल्यूशन से गेन लॉस हो रहा है कितना? 2,000 का। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलो पहले इधर हेडिंग दे देते हैं, व्हेन, बहुत ज़्यादा जाड़ी, व्हेन पार्टनर्स decided to keep asset and liabilities at old values, तो उस केस में आपको एडजस्टमेंट किस किस तरह से करना है तो समझना। सबसे पहला मेथड 1, चलो पहले इधर सिंपल क्वेश्चन लिख देते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या था। तो ये थी ओल्ड वैल्यूज और ये थी न्यू वैल्यूज, और इधर अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर्स में इनका नाम लिख दें कि भाई किस किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो आप, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसी को ही मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल है, ठीक है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिल्डिंग था, उसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी? तो बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू आगे वाले एग्जाम्पल में, बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू आगे वाले एग्जाम्पल में आपको दी गई है। कहाँ गया? ये रहा। ओल्ड वैल्यू 18,000 थी, न्यू वैल्यू कितनी होगी? 25,000, ठीक है? इधर एक और कॉलम में ऐड कर देते हैं।
तो इससे आपको रिवैल्यूएशन गेन या लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको गेन हो रहा है, गेन कितने का हो रहा है, 7,000 का गेन हो रहा है। फिर दूसरा प्लांट एंड मशीनरी था, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 15,000 थी ओल्ड वैल्यू, और न्यू वैल्यू कितनी रखनी है, न्यू वैल्यू रखनी है 12,000। इस केस में आपको नुकसान हुआ कितने का, 3,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज में कोई चेंज नहीं था, ट्रेड रिसीवेबल में चेंज था। ट्रेड रिसीवेबल में ओल्ड वैल्यू 10,000 थी और न्यू वैल्यू जो है वो आपकी है 9,500। इसमें भी आपको नुकसान हुआ कितने का, 500 का। और ट्रेड पेएबल्स थे, उसकी ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 15,000 थी और न्यू वैल्यू हो गई कितनी, 16,500। इसमें भी नुकसान हुआ कितने का, 1,500 का। तो नेट ऑन नेट जो है वो क्या हुआ, नेट ऑन नेट आपको जो है वो 2,000 का रिवैल्यूएशन गेन हुआ, बरोबर। यही क्वेश्चन अभी तक सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखा था, अब फुल फोकस से ध्यान से यहाँ पे समझते जाना। एक सिंपल तरीका, मेथड 1, मेथड 1 क्या था, मेथड 1 में सिंपल आप जो है वो रिवैल्यूएशन गेन लॉस कैलकुलेट कर लो। रिवैल्यूएशन गेन कितना है, रिवैल्यूएशन गेन आपका जो है वो 2,000 रुपये था, ठीक है। अब इसमें सी का शेयर, मतलब जो नया पार्टनर आया, नया पार्टनर यहाँ पे चलो ABC रख लेते हैं। इधर क्वेश्चन में एक चीज़ और ऐड कर देते, क्या ऐड कर देते, ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो क्या था आगे वाले क्वेश्चन में, 3:2 था, ओल्ड रेशियो 3:2 था। न्यू रेशियो जो है वो था कितना, 5:3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो क्या था, हमने निकाला था 1:1, यही था। इधर भी आप चेक कर सकते हो, यही क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अभी तक अपने क्या समझ रहे हैं, देखो वापस ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा अगर आपका ध्यान इधर उधर चला गया होगा तो इधर वापस आ जाओ, समझो हम क्या समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि भी अगर ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर्स ऐसा चाहते हैं कि हम असेट्स एंड लायबिलिटीज को उसकी ओल्ड वैल्यूज पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रखें, रिवैल्यूएशन करना है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट को छेड़ना नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में ओल्ड वैल्यूज ही रखनी है। तो सर रिवैल्यूएशन कैसे करोगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रफ वर्किंग करते हैं और फिर उससे सीधा एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से पास करते हैं सर, एडजस्टमेंट एंट्री इस तरह से पास करते हैं कि अब देखो वैसे देखने जाए तो इस 2,000 में सिर्फ और सिर्फ किसका हिस्सा है, ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा है 3:2 में, ठीक है। इधर मैं नाम भी दे देता हूँ, चलो ये A है, ये B है, ये है A है, B है और ये C है। तो वैसे देखने जाए तो इस 2,000 में सिर्फ और सिर्फ किसका हिस्सा है, A और B का है, ये फायदे में हिस्सा। कौन से रेशियो में हिस्सा है, 3:2 के रेशियो में, ठीक है। तो अगर अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहे हैं तो आगे जाके जब एक्चुअल में ये असेट्स जो है वो इस वैल्यूज पे आएंगी तो इनको जो है वो 2,000 का फायदा हो जाएगा। और फिर जब आगे जाके 2,000 का फायदा होगा तो ये 2,000 का फायदा तो आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, क्योंकि अब तो जो है वो C भी आ गया है। समझे नहीं समझे, सिंपल ऐसा समझो कि भाई आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले जो है वो जमीन दिख रही थी कितने से, 1,00,000 से दिख रही थी, ठीक है। आपने बोला कि मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू चेंज नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करो।
अब जब 1 साल बाद आप असेट को बेच रहे हो, 1 साल बाद असेट को जो है वो लैंड को आपने बेच दिया, और ये बेचा कितने में? आपने 10 लाख में बेच दिया। तो फायदा कितने का हो गया? गेन आपका हो गया कितने का? 9 लाख का हो गया। अब ये जो गेन है वो तीनों में ही बटेगा ना, ए बी सी तीनों में ही बटेगा। क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में लैंड जो है वो 1 लाख से दिख रहा है, आपने बेचा 10 लाख से, तो 9 लाख का फायदा होगा, ये तीनों में बट जाएगा। तो इस केस में जब पार्टनर्स ऐसा सोचते हैं कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते, तो उस केस में वो रफ वर्किंग करते हैं, और उस रफ वर्किंग से जितना भी गेन आता है, ठीक है, वो गेन में आगे जाके सी को जो गेन मिलने वाला होता है वो सी से अभी ही ले लिया जाता है। और कौन ले लेते हैं ये गेन? तो ये जो गेन लेंगे ये कौन लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स लेंगे। कौन से रेशियो में लेंगे? तो ये लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बस इतनी सी चीज है। नहीं समझे? अभी प्रैक्टिकली समझाते हैं। तीनों मेथड से समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि हम रिवैल्यूएशन तो करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज नहीं कर रहे, बट रिवैल्यूएशन से जो फायदा होने वाला है वो उसमें सी को आगे जाके जब एक्चुअल में ये गेन हो जाएगा तब सी को जो हिस्सा मिलेगा इस 2000 में वो सी से अभी ही ले लिया जाएगा। अभी सी से ले लिया जाएगा, फिर जब आगे सी को फायदा होगा तब उसको मिल जाएगा। इन शॉर्ट हमें जो हमारा मिलना था वो हमें मिल गया। सी को क्या हुआ? सी को कुछ भी नहीं मिला। सर कैसे सी को कुछ भी नहीं मिला? अरे भाई यहाँ पे हमने लैंड वाला एग्जाम्पल समझा, तो उसमें 9 लाख का गेन हो रहा था सी को, तो अभी हम जो है वो सी से, सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म को 9 लाख का फायदा हो रहा था, तो अभी हमने सी को बोला कि भाई तेरा जो प्रॉफिट शेयर तेरे को आगे जाके मिलने वाला है, आगे जाके मिलने वाला है वो तू हमको अभी ही दे दे, फिर जब तेरे को आगे जाके मिले तब तू रख लेना अपने पास। तो अभी हम सी से जो है वो क्या बोल रहे हैं? सी को बोल रहे हैं कि भाई तेरा 9 लाख में कितना हिस्सा है? तो सी का हिस्सा 2/10 है, तो 2/10 के हिसाब से सी का जो है वो कितना बनता है? 1,80,000 बनता है। तो 1,80,000 अभी ही सी से ले लिया जाएगा, और फिर जब एक्चुअल में गेन हो जाएगा, जब एक्चुअल में ये 9 लाख का गेन होगा तब सी को वापस जो है वो 2/10 के हिसाब से हिस्सा अपना मिल जाएगा 1,80,000। तो अल्टीमेटली सी को तो कुछ नहीं मिल रहा है भाई, उसने इधर 1,80,000 पार्टनर्स को दिए, इधर 1,80,000 उसको मिले, तो नेट नेट तो क्या हुआ? जीरो हुआ ना। तो इन शॉर्ट जब बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज चेंज नहीं करनी होती है, तब आप क्या करते हो? तब आप जो गेनिंग पार्टनर्स है उससे अभी ही प्रॉफिट का शेयर ले लेते हो। कौन ले लेता है? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो अपना प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं, वो उससे वो गेन का हिस्सा ले लेते हैं। तो अब यहां पे रिवैल्यूएशन गेन आपका कितना हुआ है? 2000 का हुआ है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करें कि सी को आगे जाके कितना फायदा होने वाला है, तो सी को आगे जाके इसमें से फायदा होने वाला है 2/10 के हिसाब से। तो सी का फायदा कितना हुआ इसमें से? 2000 इंटू 2/10। ये फायदा सी को होने वाला है कितने का? 400 का। अब ये 400 का फायदा जो सी को फ्यूचर में होने वाला है वो ओल्ड पार्टनर्स सी से ले लेंगे अभी ही, एडमिशन के टाइम ही। बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, अभी ही इससे फायदा जो उसको फ्यूचर में होने वाला है वो ले लेंगे। तो कैसे लेंगे सर? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लेंगे। ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो अब यही चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किस में? यही चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ए एंड बी में। कौन से रेशियो में? तो 1:1 में। तो ए को मिलेगा कितना? 200, बी को मिलेगा कितना? 200। अच्छा एंट्री क्या होगी उस केस में? एंट्री होगी सिंपल, जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट करो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिल रहा है तो उसको क्रेडिट करो। सर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्यों मिलेगा? अरे भाई वो प्रॉफिट शेयर दे रहा है ना अपना, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके प्रॉफिट शेयर के बदले हमें ये सारे कंपनसेशन उसको देने हैं। तो यहां पे एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
400 टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 200 टू बीज कैपिटल अकाउंट 200। अगर ये मेथड अभी भी आपको थोड़ा बहुत ऐसा कंफ्यूज कर रही है तो जब तीनों करेंगे ना तब इतना अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए एंट्री समझ लो, ये एक एंट्री फर्स्ट मेथड के हिसाब से हो रही है। अब सेकंड मेथड समझना। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, सिंपल, जो भी रिवोल्यूशन का गेन है, ये रिवोल्यूशन का जो भी गेन है 2000, उसको ए एंड बी ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो 2000 पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसमें से सी को कितना मिलने वाला है, 2000 थोड़ी ना पूरा सी को मिलने वाला है, सी को तो सिर्फ जो है वो इसमें से 400 रुपये मिलेंगे आगे फ्यूचर में। अभी ही सी से 400 रुपये ले लिए ए एंड बी ने। कैसे ले लिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एक तरीका ये हो गया। मेथड 2 पे चलते हैं। मेथड 2 में भी यही चीज हमें करनी है। देखो मेथड 2 में क्या करना है, सबसे आंसर सेम ही आने वाला है, बस मैं आपको तरीके बता रहा हूँ अलग अलग। रिवोल्यूशन गेन, और सबसे सिंपल तरीका मैंने पहले बता दिया है, बाकी आगे लंबे तरीके हैं। रिवोल्यूशन गेन आपका यहाँ पे कितना होने वाला है, 2000 का। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के चले जाओ, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट समझ लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये शॉर्टकट तरीका नहीं चलाएगा, आपको मेमोरेंडम रिवोल्यूशन के हिसाब से ही समझना है, ठीक है। रिवोल्यूशन गेन यहाँ पे 2000 का हुआ था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 पार्टनर्स मेरे थे, ए बी एंड सी, ठीक है। अब अगर इस रिवोल्यूशन गेन को मैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता, जो ओल्ड रेशियो मेरा कितना था, 3:2 था, इधर ओल्ड रेशियो 3:2 था ना, ये रहा। अगर मैं इसको ओल्ड रेशियो को मतलब रिवोल्यूशन गेन को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता, तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे कितना आया था, ओल्ड रेशियो के हिसाब से 1200 एंड 800 आया था। तो सिर्फ ए एंड बी को इसमें प्रॉफिट मिलता 1200 एंड 800। बट ये तो कब संभव होता, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी वैल्यू असेट्स को रिवैल्यू कर रहे हो, असेट्स को रिवैल्यू कर रहे हो, रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हो, और फिर ये रिवोल्यूशन गेन आ रहा है 2000 का, इस 2000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किस में, 3:2 के रेशियो में। लेकिन आपने तो ऐसा किया ही नहीं, असेट्स को आपने रिवैल्यू किया ही नहीं। इसका मतलब क्या, कि आगे जाके जब एक्चुअल में ये रिवोल्यूशन गेन आपको होगा, जब आगे जाके एक्चुअल में ये रिवोल्यूशन गेन आपको होगा, तब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किस में, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और न्यू रेशियो क्या है आपका भाई, न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है आपका 5:3:2। तो उसके हिसाब से जो है वो कितना बनता है, तो 2000 डिवाइड बाय 10, तो ए के हिस्से कितना आ रहा है, 1000, इसके हिस्से कितना आ रहा है, 600, इसके हिस्से कितना आ रहा है, 400। तो समझना वापस ध्यान से, अगर तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यूज चेंज कर दी होती, तो प्रॉफिट जो भी आता, रिवोल्यूशन का गेन जो भी आता, वो डिस्ट्रीब्यूट होता ए एंड बी में 1200 एंड 800। लेकिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट को चेंज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, पार्टनर्स ऐसा चाहते हैं। अब पार्टनर इतना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें इतनी सारी मेहनत करनी पड़ रही, पर उसमें कुछ नहीं कर सकते। पार्टनर्स ऐसा चाह रहे हैं कि भाई हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यूज चेंज नहीं कर रही, ओल्ड वैल्यूज पे ही रखना है। तो इसका मतलब ये कि अभी आपको गेन बुक आप नहीं कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में जब ये गेन होगा, तब एक नया पार्टनर भी आपके साथ होगा, और फ्यूचर में सारे ही गेन्स जितने भी होंगे वो तीनों ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये ओल्ड रेशियो में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता, न्यू रेशियो में आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो पहले तो जो है वो सी को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अब जो है वो सी को 400 मिलने वाला है। तो ये जो सी को 400 मिलने वाला है ना, तो ये सी का जो है वो गेन है। यही जो है ये दे देगा किसको, ए एंड बी को।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1200 माइनस 1000, इसको पहले कितना प्रॉफिट होता, 1200 होता, लेकिन अब न्यू रेशियो के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, 1000। तो ये जो 200 का इसका कम प्रॉफिट होगा ना, ये सी से ले लेगा, अभी ही ले लेगा। तो इसका 200 का जो है वो क्या हो रहा है, इसका सेक्रीफाइस हो रहा है। इधर भी जो है वो इसका 800 पहले होता, अभी 600 होगा, तो इसका भी 200 का सेक्रीफाइस हो रहा है। सिंपल क्या करोगे इस केस में, ये जो ये इसको दे देगा और ये इसको दे देगा। कौन से रेशियो में देगा, सिंपल है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 1:1 में। तो ऊपर भी तो हमारा वही आंसर आया था ना। तो इस केस में गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करोगे, इससे लेना है ना, सी से लेना है, तो पार्टनर से अगर कुछ ले लेते हो तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो। यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे कितने से, 400 से, टू इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्रिएट होते हैं, टू इज कैपिटल अकाउंट, ये 200, ये भी 200। इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, ये 200 200 जो आगे फ्यूचर में इनको कम मिलेगा, ये 200 200 ये अभी ही जो है वो सी से ले लेंगे। तो सी का कैपिटल आपने डेबिट कर दिया, उससे ले लिया और इन दोनों को दे दिया। ऊपर भी तो हमने एंट्री क्या की थी बेटा, ऊपर भी तो यही एंट्री की थी, समझे। ये दो मेथड तो फिर भी ठीक है, अच्छे तरीके है, अच्छे मेथड है। अभी तीसरा मैं आपको समझा रहा हूँ रिवोल्यूशन, जो आपको एक्चुअल में करना है, रिवोल्यूशन के हिसाब से ही सम सॉल्व करना है। इसमें भी वही चीज होने वाली है, देखना, समझना ध्यान से, अच्छे से। इसमें हमें क्या करना है, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। सर क्या है, देखो मेमोरेंडम अकाउंट्स मतलब कभी भी आपको अकाउंट्स में ऐसा वर्ड दिखे ना, मेमोरेंडम अकाउंट्स, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ये आपके रफ अकाउंट्स है। क्या आप रफ अकाउंट, अरे रफ का स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ, रफ अकाउंट। तो समझना कैसे बनेगा मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। पहले मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट जब भी बना रहे हो, तो पहला काम जो है वो जिस तरह से एग्जैक्टली रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते थे ना, सेम वही उसी तरह से यहाँ पे मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते थे, तो सिंपल देखो, ये एक ही गेन हुआ है आपका 7000 का, तो जो गेन हुआ है उसके लिए यहाँ पे अपने लिखते थे क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ऐसे लिखते थे इस तरह से यहाँ पे, बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना, 7000। फिर तीन नुकसान हुआ है, एक प्लांट एंड मशीनरी 3000 से कम हुआ, ट्रेड रिसीवेबल 500 से कम हुआ, मतलब इसका प्रोविजन, और ये 1500 से ट्रेड पेबल्स बढ़ा। यहाँ पे 3000, 1500 एंड 500, 3000, 500 एंड 1500, ये क्या था, तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हुई तो उसको क्रेडिट किया, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन को डेबिट किया, रिवोल्यूशन की एंट्री आती है सबको, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट, ये तो प्रोविजन का ही 500 रुपये कम हुआ था ना। और 2 ट्रेड पेबल्स अकाउंट कितना 1500। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर मिलता है जिसको हम बोलते क्या, रिवैल्यूएशन गेन। इधर भी तो आपको रिवैल्यूएशन गेन ही मिला था ना, यहाँ पे जब हमने सम सॉल्व किया था तब आपको रिवैल्यूएशन का गेन मिला था। यही एंट्रीज की पोस्टिंग कर रहे हैं अपने, कुछ अलग नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन गेन मिला था और ये जो रिवैल्यूएशन गेन मिलेगा उसको आपको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन थे, अभी के लिए हमारे एग्जांपल में तो ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स है। क्या रेशियो है, 3:2 का रेशियो है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो आपको रिवैल्यूएशन का गेन हुआ है कितने का, 2000 का। डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने, कैसे, तो इसके हिस्से आएगा 1200, इसके हिस्से आएगा कितना 800, और ये आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का आधा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सिंपल क्या करना है पता है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, बट लंबा तरीका है। अब यहाँ पे है ना, आपने जितनी भी चीज़ें लिखी ना, ये सारी इधर वापस कर दो रिवर्स, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट को तो आपको नहीं छेड़ना है। बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको सारी ओल्ड वैल्यूज ही रखनी है। तो ये जो आपने चेंज की वैल्यूज, उन सबको रिवर्स कर दो। अच्छा, इधर आपने इन सबको क्या किया, क्रेडिट किया। अब इधर लेके आ जाओ, इधर क्या करोगे, डेबिट करोगे। अच्छा, डेबिट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना। वैसे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, बट छोड़ो, लिख देते हैं 3000 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट कितना 500 बाय ट्रेड पेबल्स अकाउंट कितना, ये आपने किया 1500। और इधर जो बिल्डिंग आपने डेबिट किया था उसको भी रिवर्स कर दो, यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे लिख दोगे क्या, टू बिल्डिंग अकाउंट कितना 7000। इतना करने से वापस अब आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। और अगर आपको बैलेंसिंग फिगर इस साइड मिल रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के इस साइड अगर बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है तो उसको हम लॉस बोलते हैं। तो इसको आप यहाँ पे बोलोगे क्या, बाय रिवैल्यूएशन लॉस। पर सर हमें लॉस तो कहाँ हुआ है, अरे रुको बेटा रुको, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले सिर्फ प्रोसेस देखते जाओ किस तरह से, मैं एंड में सब एकदम सारे डॉट्स कनेक्ट कर दूंगा। तो अब जो ये रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है ना आपको, ये रिवैल्यूएशन लॉस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों ही पार्टनर्स मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स। और कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो यहाँ पे ए बी सी, और न्यू रेशियो क्या था, 5:3:2। इसके इससे आता 1000, इसके इससे आता 600, इसके इससे आता 400, 2000 का लॉस, समझे। अब आगे क्या करना है, अब अगर इसकी एंट्री देखें तो एक सिंपल चीज़ ये समझना, तो प्लांट असेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई फर्क आया क्या, नहीं। प्लांट को यहाँ पे क्रेडिट किया, यहाँ पे डेबिट कर दिया, सेम अमाउंट से, कोई फर्क नहीं आया। प्रोविजन को यहाँ पे क्रेडिट किया, यहाँ पे डेबिट कर दिया, कोई फर्क नहीं, सेम इसी तरह से। बिल्डिंग यहाँ पे डेबिट हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आपने पार्टनर्स कैपिटल को यहाँ पे कुछ चेंज किया। तो इसको तो मैं भूल जाता हूँ, चलो ये असेट्स एंड लायबिलिटीज को भूल जाता हूँ, लेकिन इधर आपने कुछ मस्ती की है अलग। अब अगर इसकी मैं एंट्री लिखूँ, एंट्री समझना क्या हुई। तो पहली एंट्री मेरी ये हुई, पहली एंट्री में आपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया और ये दो पार्टनर्स को क्रेडिट किया। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट किया और टू इज
कैपिटल अकाउंट आपने किया, ट्रू। फीस कैपिटल अकाउंट आपने किया। ये कितने से किया आपने? ये 2000 से, ये 1200 से, और ये 800 से। फिर यहाँ पे ये एंट्री में क्या किया आपने? पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को आपने क्रेडिट किया। तो इधर इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये आपने क्रेडिट किया कितने से? 2000 से। ये डेबिट हुआ कितने से? ये 1000 से डेबिट हुआ, 600 से डेबिट हुआ, और ये 400 से डेबिट हुआ। इस तरह से ही हुआ था आपका, ठीक है। अब अगर मैं इसकी, इन दोनों एंट्रीज की मैं यहाँ पे अगर नेट एंट्री करूँ, नेट एंट्री क्या हुई समझना। ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, तो ये डेबिट क्रेडिट तो कट। अब ए कैपिटल को जो है वो आपने क्रेडिट किया है कितने से? 1200 से। ए कैपिटल को आपने डेबिट किया है कितने से? 1000 से। तो नेट नेट ए को क्या किया है? नेट नेट ए को क्रेडिट किया है। यहाँ पे ए कैपिटल को क्रेडिट कर दो, टू इज कैपिटल अकाउंट। कैसे? तो 1200 माइनस 1000, ये क्रेडिट हुआ कितने से? 200 से। फिर बी को यहाँ पे क्रेडिट किया है 800 से, यहाँ पे डेबिट किया है 600 से। टू इज कैपिटल अकाउंट 800 माइनस 600, तो नेट नेट बी को क्रेडिट किया है कितने से? 200 से। अच्छा, सी को क्या किया है? भाई सी को तो डेबिट तो कुछ, मतलब क्रेडिट तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ क्या किया है? डेबिट किया है कितने से? 400 से। यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया कितने से? 400 से। अगेन घूम फिर के आपकी वही इफेक्ट हुई। इसकी नेट एंट्री तो समझ गए। तो ए के कैपिटल में नेट नेट जो है वो 200 रुपये गए, बी के कैपिटल में नेट नेट 200 रुपये गए, सी से जो है वो 400 रुपये ले लिए गए। अब इधर चेक कर लो, इधर चेक कर लो, और इधर भी चेक कर लो, तीनों तरह से अल्टीमेटली वही हो रहा है। बट हमें ये क्यों समझना है, ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये करोगे तभी ही मार्क्स मिलेंगे बेटा, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इंस्टीट्यूट जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो उस केस में ये वर्किंग आपको करके आनी पड़ेगी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाली वर्किंग आपको करके आनी पड़ेगी, समझे। तो आई होप आपको ये तीनों ही मेथड जो है वो अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सारे ही डॉट्स कनेक्ट हो गए होंगे। एक बार वापस आप सिर्फ ये ओवरव्यू कर लेना कि भी किस तरह से क्या है, ये नोट्स में से देख के भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके रिलेटेड जो है वो हम एक आध करते तो थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 इज गिवन बिलो, ठीक है। लाइबिलिटीज एंड असेट्स आपको दी गई है, ट्रेड पेबल से कैपिटल ए एंड बी का दिया गया है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस प्लांट फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल बैंक, ठीक है।
On 1/4/2022, they admit C on the following terms. C will bring rupees 50,000 as capital and rupees 10,000 for goodwill. ये bring बोला हुआ है, मतलब ये दोनों ही चीजें कैश में लेके आएगा फॉर 1/5 शेयर. अच्छा, C को जो है वो 1/5 शेयर मिलने वाला है. ठीक है. Provision for doubtful debt is to be made on trade receivable at the rate 2%. Inventory to be written down by 10%. ठीक है. Freehold premises, इन्वेंट्री की वैल्यू 10% से कम करनी है और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको 2% क्रिएट करना है. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू बी रिवैल्यूड एट 2,40,000. इधर कितना है? 2 लाख है. 240 पे लेके जाना है, मतलब 40,000 से बढ़ाना है. प्लांट एट 35,000, इधर 40,000 है, 35,000 मतलब कम करना है. फर्नीचर 25,000, इधर 20,000 है, 5,000 से बढ़ाना है. ऑफिस इक्विपमेंट 27,500, इधर 25,000 है, मतलब 2,500 से और बढ़ाना है. ठीक है. Partners agreed that the values of assets and liabilities remains the same. As such, there should not be any change in their book value as a result of the above mentioned adjustment. अब ये जो लाइन लिखी है ना, ये लाइन, इस लाइन की वजह से आपको पता चल जाना चाहिए कि इस केस में हमें मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट जो है वो बनाना है. ये लाइन अगर नहीं लिखी होती ना, तो ऊपर जैसा मैंने सॉल्यूशन किया था सेम वैसा ही सॉल्यूशन में कर देता. बट ये लाइन लिखी है, इसलिए मेरे को जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू एज इट इज रखनी है और मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि इधर बोला है कि पार्टनर्स ने एग्री किया है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू जो है वो रिमेन्स द सेम एज सच. ठीक है. क्या क्या चीज़ें बनानी है? तो यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट. ठीक है. ऑफ द पार्टनर्स एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. अब कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है और एडजस्टमेंट्स के लिए हमें मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. ठीक है. वैसे देखने जाए तो वो वाले तरीके से सीधा 5 मिनट में ये चीज़ हो सकती है, पर मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट वाला तरीका हमें फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी वही चीज़ फॉलो की है. ठीक है. यहाँ पे करते स्टार्ट. फिर क्या डिज़ाइन बना रहे हो? आंसर 2. अच्छा, एक चीज़ तो हमने देखनी, हमारी चेकलिस्ट क्या थी? सबसे पहले न्यू रेशियो एंड फिर आपका जो है वो सेक्रीफाइस रेशियो क्या है वो देखना पड़ेगा. बट जब क्वेश्चन हमें कुछ भी नहीं बताया, ये क्वेश्चन में हमें नहीं बताया है कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, तो उस केस में जो आपका वुड रेशियो होता है ना, ये वुड रेशियो, वही सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन. ये तो हमने कल भी जो है वो एग्जांपल्स में समझा ही था कि यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया गया है, तो सी को जो ये 1/5 शेयर मिलेगा वो ए एंड बी से मिलेगा. कैसे मिलेगा? तो इस 3:2 के रेशियो में मिलेगा. तो इसको कैसे सॉल्व करते थे? तो कल भी हमने ये चीज़ सीखी थी. तो अगर हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करना चाहे कैसे होगा तो समझना. लेट लेट टोटल शेयर बी 1. तो इसमें से सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? तो सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो 1/5 है. तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 4/5. अभी जो रिमेनिंग शेयर है 4/5, ये इसको ए एंड बी जो है वो अपने पास रख लेंगे. कौन से रेशियो में रखेंगे? ए एंड बी इसको, तो ए एंड बी इसको रखेंगे 3:2 के रेशियो में. 3:2 के रेशियो में. तो अब अगर हम यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करें
किस तरह से होगा? तो ए की अगर बात करें तो टोटल टुकड़ा जो ए एंड बी के लिए बचा है वो टुकड़ा टोटल 4/5 वाला टुकड़ा बचा है। इसमें से ए को कितना मिलेगा? तो 3/5 के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये बन जाता है आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12। बी को 4/5 टुकड़ा था, उसमें से इसको कितना हिस्सा मिलेगा? ये हो जाएगा इधर 25, 4 2 जा 8। और सी का टुकड़ा कितना था? सी का टुकड़ा 1/5 था, पर अगर मुझे डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है तो इसको इंटू 5/5 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5/25। तो न्यू पी एस आर आपका जो है वो आपका हो जाएगा 12:8:5। ये आपका न्यू पी एस आर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू पी एस आर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या हमें बोला गया है कि भाई सी जो है वो गुडविल का कितना पैसा लेके आएगा? बिल्कुल बोला गया है। अब हमें क्या क्या चीज़ें बनानी है? तो सबसे पहले एक तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, दूसरा हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और तीसरा हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट को एंड में बनाते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में वैल्यूज़ हमें चेंज नहीं करनी है। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल एंड मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट इधर से उठा लेते हैं। थोड़ा बड़ा चाहिएगा। फिर यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कितने पार्टनर्स हैं आपके? ए बी एंड सी। ठीक है, और इसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। पर बैलेंस शीट को बाद में बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, ये वाला। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख एंड 1 लाख। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख 1 लाख। ठीक है, फिर अब जो है वो नया पार्टनर कुछ लेके आ रहा है। नया पार्टनर 50,000 रुपये कैपिटल के लेके आ रहा है। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, और उसके लिए एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आ रहा है? 50,000 लेके आ रहा है। ठीक है, गुडविल का भी पैसा लेके आ रहा है, तो उसके लिए भी हम जो है वो यहाँ पे बैंक अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको कर देंगे? ए एंड बी, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा?
सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि भाई अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो ओल्ड रेशियो ही आपका जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो इस केस में गुडविल का वो पैसा कितना लेके आ रहा है, गुडविल का वो पैसा लेके आ रहा है 10,000। तो 10,000 इंटू 3/5, ये हो गया 6,000 इसके हिस्से, और इसके हिस्से आ जाएगा कितना, 4,000। ठीक है, पीएसआर का काम हो गया, गुडविल का काम हो गया, कैपिटल का भी पैसा आ गया। अब चलते किस पे, रिवोल्यूशन पे। रिवोल्यूशन के लिए क्या बोला है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल एट द रेट 2%। तो प्रोविजन हमें क्रिएट करना है, तो प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये कितना क्रिएट करना है, तो हमें 2% क्रिएट करना है ट्रेड रिसीवेबल का। 25,000 का 2% कितना होता है, ये होता है 500, इधर आ जाएगा कितना, 500। उसके बाद इन्वेंट्री टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%। इन्वेंट्री की वैल्यू 10% से कम करनी है, मतलब 3,000 से कम करनी है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंट 3,000। फिर उसके बाद क्या बोला है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस इज टू बी वैल्यूड एट 2,40,000। 2 लाख है वैल्यू अभी, उसको लेके जाने कितने पे, 2,40,000 पे। तो यहाँ पे बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 40,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 लाख था, इधर 240 लेके जाना है। प्लांट जो है वो 35,000 से, अच्छा प्लांट की वैल्यू दिख कितनी रही है, 40,000, तो 5,000 से कम करना है, तो प्लांट को इधर डाल दो 5,000, प्लांट अकाउंट। फिर उसके बाद फर्नीचर 25,000, इधर है कितना फर्नीचर, 20,000 है, 5,000 से फर्नीचर को इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 27,500, इधर है कितना ऑफिस इक्विपमेंट, 25,000, तो 2,500 से इंक्रीज करना है ऑफिस इक्विपमेंट को। और उसके बाद कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बस इतने ही रिवोल्यूशन थे आपके। अब सिंपल हमें क्या करना है, पहले इतना सॉल्व करके रिवोल्यूशन गेन लॉस फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखोगे तो आपका रिवोल्यूशन गेन ही आएगा, तो ये रिवोल्यूशन गेन है। तो ये रिवोल्यूशन गेन जो है वो पहले तो क्या करते थे, अपने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे ए एंड बी। पहले तो इधर देख लेते हैं कि बैलेंसिंग फिगर आ कितना है। चालीस प्लस 5,000 प्लस 2,500, 47,500 आपका टोटल आ रहा है। और माइनस 5,000 माइनस 3,000 माइनस 500, तो 39,000 आपका यहाँ पे गेन आ रहा है, जिसको आप 3:2 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो आपका जो है वो 3:2 था, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहाँ पे लिख भी देता हूँ 3:2 के रेशियो में। 39,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, इसके हिस्से है 23,400 टू 15,600। इतना काम हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में भी सीखा था, इधर भी हमने सीख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, सबको उल्टा रिवर्स कर दो। तो देखो थोड़ा सा ना मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा ताकि आपका टाइम बचे। इसको मैं यहाँ पे उठा के भाई इधर लेके आ। सर इतनी आलस भी अच्छी नहीं, अरे नहीं बेटा आलस नहीं, आपका टाइम बचाना है मुझे, समझते नहीं हो आप।
ये सब कुछ इधर आ जाएगा। इससे होगा क्या, यहाँ पे आपका बाय रिवैल्यूएशन लॉस आएगा, और ये जो रिवैल्यूएशन लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट किया था, कितना था, 12:8:5। तो ए में भी कुछ जाएगा, बी में भी कुछ जाएगा, सी में भी जाएगा, और इधर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये कितना आएगा, तो यही था 39,000 ही इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, 39,000 पहले इसका टोटल 39,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 12, इधर आ गया 18,720, इधर आ गया 12,480, इधर आ गया 7,800। $47,500। तो इस तरह से अब देखो, इधर आपने पार्टनर्स कैपिटल में कुछ किया, इधर आपने पार्टनर्स कैपिटल में कुछ किया, ये तो आमने सामने उड़ गया, ये दोनों आमने सामने उड़ गए। ठीक है, अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल है उसमें सिर्फ इसका इफेक्ट दे दो। तो एक बार आपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को डेबिट किया तो बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, और डेबिट किया और क्रेडिट सिर्फ किसको किया, ए एंड बी को, 23,400 एंड 15,600, 23,400 एंड 15,600। ठीक है, और इधर आपने तीनों को, पार्टनर्स कैपिटल को तीनों को डेबिट किया और रिवैल्यूएशन को क्या किया, क्रेडिट किया। 18,720, 12,480, 18,700, 12,400 और 7,800, इधर आ जाएगा क्या, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यूएशन के इफेक्ट्स हमने सारे दे दिए, और कुछ भी एडजस्टमेंट के बारे में हमें बोला गया नहीं था। तो चेकलिस्ट की 3 चीज़ हमने अभी तक पढ़ी थी और वो सारी चीज़ें हमने दे दी। अब यहाँ पे हम जो है वो क्या करेंगे, पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, थोड़ा बड़ा बन गया। तो ये कितना निकल रहा है देख लेते हैं। दो लाख प्लस 6,000 प्लस 23,400, इधर टोटल आ जाएगा आपका 2,29,400 माइनस 18,720, 210,680, इधर 1,00,000 प्लस 4,000 प्लस 15,600, 11, इधर 50,000 माइनस 7,800, ठीक है। तो इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब जो है वो अपने बनाएंगे बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट एज इट 1/4/2022। फॉर्मेट तो ऊपर से ही उठाएंगे, तो थी हमने आ गई, बहुत ज़्यादा ऊपर है। अब देखना, बैलेंस शीट में जो पुरानी बैलेंस शीट है वही वैल्यूज रहेगी, सिर्फ दो वैल्यूज चेंज होगी। एक तो क्या चेंज होगा, एक कैपिटल अकाउंट चेंज होगा और एक बैंक अकाउंट चेंज होगा। इसके अलावा ये सारी वैल्यूज जो है वो ओल्ड अमाउंट पे ही रखनी है हमें। तो पहले तो यहाँ पे कैपिटल तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख दिया है, ABC 210680, 210680, फिर 107120, 107120, फिर 42200, 42200। तीनों का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाता है, 210680, तो 3,60,000 ये टोटल आ गया। ठीक है, उसके बाद ट्रेड पेबल्स कितना है, 50,000 है, तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें कोई चेंज। ठीक है, उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2 लाख। इन सारी एसेट्स को हमें ओल्ड वैल्यू पे ही रखना है, इसलिए तो ये मेमोरेंडम की मगजमारी की। उसके बाद प्लांट 40,000, उसके बाद फर्नीचर 20,000, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 25,000, उसके बाद इन्वेंट्रीज 30,000, ट्रेड रिसेबल 25,000, और एंड में बैंक में थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि पैसा आ रहा है फॉर्म में। बैंक बैलेंस 10,000 था, बट ये जो है सी एक 50,000 उसका लेके आ रहा है और 10,000 गुडविल का लेके आ रहा है, तो 60,000 एक वो लेके आ रहा है, बाकी कोई खास चेंज नहीं। 10,000 प्लस 60,000 ये हो जाएगा कितना, 70,000। अब हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही जाना चाहिए। तो 3,60,000 प्लस 50,000 ये हो गया 4,10,000। अभी के लिए तो लिख देते हैं, फिर चेक कर लेते हैं। माइनस 70,000 माइनस 25,000 माइनस 30,000 माइनस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 40,000 माइनस 2 लाख। ठीक है, तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट भी टैली हो गया। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन में पहले जैसे बनाते थे वैसे ही बनाओ, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर सारी चीज़ें रिवर्स, फिर जो भी इधर डिफरेंस आया उसको न्यू पार्टनर्स, मतलब सारे ही पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में। और ये दोनों का इफेक्ट खास करके यहाँ पे लेना भूलना नहीं कि पहले ये मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर वही चीज़ मैंने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, इसके और भी तरीके थे, तो वो मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बता दिए। आप देखोगे तो इसको हमने बुक में भी बहुत अच्छे से, मतलब देखो कितनी डिज़ाइन विज़ाइन करके बनाए हैं आपके लिए। ये पूरा जो है वो आपका इधर आ जाएगा, ये पूरा इधर आ जाएगा, इधर क्या क्या है ये सब कुछ आपके लिए ओल्ड रेशियो में, ये ओल्ड रेशियो में, ये न्यू रेशियो में, ये न्यू रेशियो में, मस्त आपके लिए बुक में बनाया है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी,
टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।